हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आपके नए यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास का वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आज मेरा जो वीडियो प्राचीन इतिहास का पार्ट 9 होगा। और आज जो प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है और वैदिक सभ्यता की ये पार्ट 1 वीडियो होगा आज। और टोटल प्राचीन इतिहास का टोटल 8 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज का वीडियो 9वां वीडियो है और यह प्राचीन इतिहास का पहला वीडियो होगा। सॉरी, वैदिक सभ्यता का पहला वीडियो होगा। वैदिक सभ्यता में 2 या 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहला वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता से पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े थे 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कुछ डाटा कुछ अलग भी मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आगे वाली जो सभ्यता हुई, ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता मानी जाती है। और वैदिक सभ्यता जो है वेद पर आधारित है। और वैदिक सभ्यता का मूलभूत जानकारी ऋग्वेद को माना जाता है कि ऋग्वेद के आधार पर ही वैदिक सभ्यता की पूर्ण जानकारी मिलती है। तो आर्य सभ्यता भी एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा ही सभ्यता भी थी। और ये भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करने का जो श्रेय है ये आर्य लोग को ही दिया गया था। आर्य लोग ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर एक नवीन सभ्यता आर्य वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता जो है एक बहुत बड़ी सभ्यता है और इसको सुचारू रूप से उसके आसानी से पढ़ने के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता का अगर सर्वमान्य तिथि माना जाए तो ये वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये वैदिक सभ्यता माना जाता है। पूरा वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और इस सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया गया है। जो वैदिक सभ्यता का जो पहला भाग है ये होता है ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल वैदिक सभ्यता का जो पहली सभ्यता है ऋग्वैदिक काल वाली सभ्यता। और इसका सर्वमान्य तिथि जो माना गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक सभ्यता को माना जाता है। दूसरा जो होता है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता और इस उत्तर वैदिक सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि पूरे वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और जो उत्तर वैदिक सभ्यता इसका काल है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो ऋग्वैदिक काल है इसको हम लोग पूर्व वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ऋग्वैदिक को पूर्व वैदिक सभ्यता भी कहते हैं और उत्तर वैदिक सभ्यता को बाद वाली सभ्यता कहते हैं। मतलब सब वैदिक सभ्यता में सबसे पहले ऋग्वैदिक सभ्यता हुई थी, उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता हुई थी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वैदिक सभ्यता का काल जो है कब तक, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। और जो दोनों इसका खंडित किया गया है उसका भी काल आपके सामने है। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि आर्यों के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है। तो वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान आर्यों का था। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि ये बात कर रहा है कि वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो आर्यों का था और आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद से संपूर्ण वैदिक सभ्यता और आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका आंसर होगा आर्यों के बारे में किस वेद से जानकारी मिलती है, तो आंसर ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद को हम वेद वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाए हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिए, विद्वानों के अनुसार ये माना जाता है कि जो आर्य हैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, एक कुशल व्यक्ति थे, एक
योद्धा थे, विद्वान थे, इस तरह के व्यक्ति थे जो मतलब कोई भी कार्य को करने के लिए उनके पास दृढ़ प्रतिज्ञा रखने की क्षमता थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्य एक प्रकार की क्या थे, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य श्रेष्ठ या कुशल, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। अब ध्यान दीजिए, हम लोग आर्यों के निवास स्थान को लेकर बहुत विवादास्पद रहा है कि आर्यों का आखिर आए थे कहां से, आर्य आखिर आए थे कहां से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस विवादास्पद को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने काफी अपना मत दिया। और यहाँ क्वेश्चन है कि किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। तिब्बत जो 3 अधिकृत क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये आंसर होगा आपका दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मानना है कि जो आर्य थे वह 3 अधिकृत क्षेत्र तिब्बत से होकर आए थे, हमारे भारत में प्रवेश किए थे। आर्यों के बारे में प्रमुख जानकारी ईरान के ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। ईरान के प्रमुख ग्रंथ अवेस्ता है। इस ग्रंथ से पता चलता है क्या कि जो आर्य थे, ये ईरान के प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता से मतलब पता चलता है कि जो आर्य थे वो ईरान से होकर भारत में आए थे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, और दयानंद सरस्वती द्वारा ये पता चलता है कि आर्य जो हैं वो तिब्बत से आए थे। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत रहा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों को याद करना होगा, जैसे मैक्स मूलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में अपना अनुमान लगाया। इनके अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मुख्य स्थान मध्य एशिया था, जो बैटरिया देश में पड़ता है। मध्य एशिया और देश हुआ तो बैटरिया। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्यों का मुख्य निवास स्थान था वह मध्य एशिया को माना जाता है। और ये माना जाता है कि इनके अनुसार माना जाता है कि आर्य जो थे मध्य एशिया से होकर हमारे भारत में सबसे पहले पंजाब में आए थे, और उसके बाद मतलब देशों से होकर आए थे। अफगानिस्तान में भी थे, और पाकिस्तान में अफगानिस्तान से होते हुए पंजाब पहुंचे, और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इनका मतलब अस्थायी निवास हुआ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान था वह मध्य एशिया को माना जाता है। एक और बीजीटी, जिसको बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मुख्य निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। इनका अनुसार इनका कहना है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से होकर आए थे, उत्तरी ध्रुव से होकर आए थे तिलक के अनुसार। और एक ऐसे बहुत सारे विद्वान है, लेकिन इंपॉर्टेंट विद्वान गंगानाथ झा ये भी विद्वान थे। इनके अनुसार माना जाता है कि जो आर्य थे वह ब्रह्मश्री देश से होकर या प्रदेश से होकर आए थे, ब्रह्मश्री प्रदेश से होकर आए थे। और जितने भी विद्वान हैं उन सभी विद्वानों में सबसे अधिक जो सफल रहे हैं वह मैक्स मूलर। इनका जो निवास स्थान बताया हुआ इतिहास और या सभी लोग इनको सही मानते हैं, तो यही कुछ नहीं रहेगा मैक्स मूलर वाला कि जो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्यों का मुख्य निवास स्थान था वह मध्य एशिया था। तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव था, और ये गंगानाथ झा के द्वारा ब्रह्मश्री था, और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मुख्य निवास स्थान तिब्बत था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मावर्त 3 नदियों का क्षेत्र। नदियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वैदिक सभ्यता में टोटल 31 नदियों को उल्लेख किया गया है, जिनमें से प्रत्येक नदियों के बीच कुछ क्षेत्रों को बांट दिया गया था।
दो दो नदियों के बीच क्षेत्र को बांट दिया गया था, जिसमें से एक क्षेत्र है ब्रह्मावर्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मावर्त किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मावर्त जो है सतलज तथा यमुना इन दो नदियों के बीच का क्षेत्र था ब्रह्मावर्त। एक होता है ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्म ऋषि था, ये गंगा तथा यमुना इन दो नदियों के बीच का क्षेत्र था। ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन ये दोनों क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ब्रह्मावर्त और ब्रह्म ऋषि। ब्रह्मावर्त सतलज तथा यमुना और ब्रह्म ऋषि यमुना तथा गंगा के बीच का क्षेत्र था। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यताओं में नदियों का उल्लेख, कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? तो अभी तुरंत बताया, अभी टोटल 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। पूरे वैदिक सभ्यता मीन्स 1500 से लेकर 600 बीसी तक टोटल 31 नदियों को उल्लेख किया गया है, जिसमें सिर्फ ऋग वैदिक काल की नदियां 21 नदियों को उल्लेख किया गया है। ऋग वैदिक काल की टोटल 21 नदियों को उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह सिंधु नदी को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना जाता है, और सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी को माना जाता है। सरस्वती याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को देवीतमा या नदीतमा भी कहा जाता है। देवीतमा या नदीतमा कहने का मतलब है कि पहले सरस्वती माँ को नदियों की माता कहा जाता था, परंतु अब भले ही बाद में फिर यह विद्या की देवी हो गई। इसलिए इनको ऋग्वैदिक सभ्यता में सरस्वती देवी को देवीतमा या नदीतमा कहा गया, क्योंकि इनको पहले नदियों की देवी कहा जाता था। और अगर बात किया जाए कि गंगा का कितना बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में, तो गंगा को मात्र एक बार उल्लेख किया गया है। गंगा को मात्र एक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में, और यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु हुआ, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और एक बार किस नदी को उल्लेख किया गया? गंगा नदी को 3 बार यमुना, और सबसे अधिक बार किसका उल्लेख किया गया है? तो वही आंसर सिंधु नदी को सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था कि वैदिक संहिताओं में कितने नदियों को उल्लेख किया गया? टोटल 31 नदी, और ऋग्वैदिक सभ्यता में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक सभ्यता में एक हिमालय पर्वत की एक चोटी जिसका नाम है मुंजवत का भी उल्लेख मिलता है। ये मुंजवत है, हिमालय पर्वत की एक चोटी जिसका नाम है मुंजवत, इसका भी उल्लेख मिलता है वैदिक सभ्यता में। तो इतना। चलिए आगे, ऋग्वैदिक समाज कैसी थी? अभी हम बताए हैं कि वैदिक समाज को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज। तो ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार की समाज थी? तो पितृ प्रधान थी। ऋग्वैदिक समाज जो थी पितृ प्रधान थी, लेकिन हम लोग पीछे पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह मातृ प्रधान थी, और ऋग्वैदिक समाज पितृ प्रधान थी, और पितृ प्रधान के साथ साथ ये ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य द्वारा जो विकसित की गई थी वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी, और वही सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज पितृ प्रधान थी, पितृसत्तात्मक थी, और एक ग्रामीण सभ्यता थी। कह रहा कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और बाल विवाह और पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं था। सबसे पहले बात कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं था।
ठीक है। लेकिन दास प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, और साथ ही साथ दास प्रथा के साथ साथ दास प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, और विधवा विवाह भी देखने को मिलता है, लेकिन बाल विवाह और पर्दा प्रथा देखने को नहीं मिलता है। चलिए, और ऋग्वैदिक के सभ्यता में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो जिंदगी व जीवन भर शादी नहीं करती थी, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमाजू जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। एक क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक ये परुषणी किस नदी का प्राचीन नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ये कि परुषणी जो है किस नदी का प्राचीन नाम है, तो आपका आंसर होगा परुषणी रावी नदी का प्राचीन नाम है। वही परुषणी जो 10 राज्य युद्ध हुआ था 10 राजाओं और सुदासों के बीच, इसी नदी मतलब यही नदी परुषणी या रावी बोलिए, इसी नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय, जो पहली पेशा थी, इनकी प्राथमिक पेशा पशुचारण थी। पशु चारागाह की खोज में आए थे हमारे भारतीय, माना जाता है ये मुख्य व्यवसाय इनका पशुचारण क्यों थी? क्योंकि ये आर्य लोग थे, बहुत सारे जानवरों को पालते थे, और उनमें से सबसे प्रमुख गायों को पालते थे, घोड़ा का भी पालते थे, बैल को भी पालते थे। तो पशुचारण इनके लिए बहुत अनिवार्य था। और पशुचारण के बाद इनकी जो दूसरी व्यवसाय था वो था कृषि। पशुचारण तथा कृषि, प्राथमिकता पशुचारण को, और द्वितीयक या गौण जो व्यवसाय था उनका कृषि था। ऋग्वेद में भिषज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में जो भिषज शब्द है, भिषज शब्द वह वैद्य के लिए प्रयोग होता है। वैद्य के लिए प्रयोग होता है। ऋग्वेद में भिषज शब्द का प्रयोग वैद्य के लिए प्रयोग होता है। और जो भिषज वर्ड है, भिषज पूछेगा कि ऋग्वेद में भिषज तो वैद्य के लिए प्रयोग होता है, लेकिन भिषज किस देवता को कहा जाता था पहले? तो भिषज ऋग्वेद में अश्विनी देवता को कहा जाता था। अश्विनी देवता को भिषज कहा जाता था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल किससे संबंधित है? तो हम ऋग्वेद जो चैप्टर पढ़ाए थे उनसे बहुत सारी मंडलों के बारे में हम बताए थे। ये चौथा मंडल होगा जो शायद नहीं बताए थे, तो ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी के बारे में बात कहा गया है। आर्यों की जो दूसरी व्यवसाय जो कृषि थी उनसे संबंधित कार्यक्रमों के बारे में बताया है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेद में पड़ी क्या था? पड़ी, तो ध्यान दीजिएगा। आर्य जो थे वह पशुपालन करते थे पहला, और उनका दूसरा कृषि था। उनका प्राथमिक पेशा पशुपालन, दूसरा जो पेशा था वह कृषि था। और ये पड़ी जो थे, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी पशु को चोरी करके ले जाता था तो ऋग्वैदिक सभ्यता में उस चोर व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। पड़ी कहा जाता था। एक होता है वीक नॉट, याद रखिएगा। वीक नॉट जितने ऋग्वैदिक में वीक नॉट सूदखोर को कहा जाता है। सूदखोर जो सूद पर पैसा चलाते थे उनको सूदखोर ऋग्वैदिक में वीक नॉट के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दिए। लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो लास्ट वाला क्वेश्चन है आर्यों का पवित्र जानवर। आर्य लोग बहुत प्रकार के जानवरों को पालते थे, लेकिन उनका जो पवित्र जानवर था, पवित्र जिसको मानते थे, वो गाय थी।
ऋग्वेद में गाय को सबसे पवित्र जंतु माना जाता था और इनको अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब न मारे जाने वाले पशु कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने वाले पशु। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहता था। अघन्या का मतलब न मारे जाने वाले पशु होता है। और अगर कोई गाय को घायल कर देता था या मार देता था तो उसको या तो देश से बाहर निकाल दिया जाता था या उसको उचित दंड दिया जाता था। लेकिन नहीं, पवित्र जानवर पूछा, लेकिन पूछेगा आर्यों का सबसे उपयोगी पशु कौन था? उपयोगी, तो आर्यों का सबसे उपयोगी पशु घोड़ा था, याद रखिएगा। और जो गाय है, गाय के लिए एक गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी पूछता है कि आर्य सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये वैदिक सभ्यता, प्राचीन इतिहास वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 वीडियो था। अभी पार्ट 2 वीडियो आगे अपलोड होगा। अगर दोस्त अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक्स ऑल।